अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हम न्यूमेरिकल हल कर रहे थे और आज इसका हमने पार्ट 4 पढ़ना है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। अब एक पार्ट इसका ये है कि कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज, और दूसरा पार्ट इसका है डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 10.5 ग्राम ऑफ द सैंपल। सेकेंड पार्ट में हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं हमने। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई मास नहीं दिया हुआ, ना तो हमें मास ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है और ना ही मास ऑफ कंपाउंड गिवन है। तो उसके लिए हम सिंपली फार्मूले को यूज़ करेंगे, इस वाले फार्मूले को जो ग्लूकोज का फार्मूला है। यानी पहले इंडिविजुअल एलिमेंट के मैसेज लिखेंगे जो कि उनके एटॉमिक मैसेज होते हैं, और फिर टोटल इस कंपाउंड का मास लेंगे और फिर उसको यूज़ करते हुए हम हर एलिमेंट का परसेंटेज मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें मास ऑफ कार्बन हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मास ऑफ कार्बन यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, उसे 6 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले के अंदर 6 कार्बन है, तो 72 ग्राम्स आएगा। नेक्स्ट फार्मूले में हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमें नहीं गिवन। उस केस में हम इनका एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, टोटल 12 हाइड्रोजन है, 12 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 12 ग्राम। नेक्स्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज में देखें ना नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमने इसका एटॉमिक मास लिखा 16, टोटल 6 ऑक्सीजन है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ग्राम्स ये इसका मास आ गया। उसके बाद हम इस कंपाउंड का टोटल मास लिखेंगे, यानी मास ऑफ या मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू इन सब का सम ले लेंगे, 72 + 12 + 96। अब ये मास ऑफ कंपाउंड आ गया। परसेंटेज हर एलिमेंट की कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है? वो है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी कार्बन जो एलिमेंट है इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। उस एलिमेंट का मास लेना है और फिर टोटल मास लेना है और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में सॉल्व किए हैं, जब न्यूमेरिकल पार्ट 2 सॉल्व करवा रही थी, तो आप वो देख सकते हैं उसको, इनको मज़ीद समझने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, ओनली मास ऑफ कार्बन 72 है, ठीक है, बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 180, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। अब उन्होंने क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट की हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की भी। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास 12 है, टोटल मास 180 है, इंटू 100 6.67% है। इस तरह कैलकुलेट करने से परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 96, यानी इस एलिमेंट का मास लेना है बाय उसका टोटल मास लेना है इंटू 100, तो ये 53.33% है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन 10.5 ग्राम ऑफ द सैंपल। यानी मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है और हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा आपको पहले भी बताया था कि एटम्स फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10.5 ग्राम, ये गिवन है, ठीक हो गया। उसके बाद मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हम खुद से कैलकुलेट करते हैं, वो उसके फार्मूले से, जो कि हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया है 180 ग्राम पर मोल है, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। 180
ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है, मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मास आपको गिवन है, मोलर मास आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 है, वो हमें नोन होती है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की तो उससे जो मॉलिक्यूल्स आए हैं 3.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हमें हासिल हुए हैं। किसके, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के, क्योंकि हमने ग्लूकोज का मास और मोलर मास यूज़ किया है। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम ग्लूकोज में कितने हैं। तो अगर आप ग्लूकोज का ये 1 मॉलिक्यूल देखें तो इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल देखें तो उसके अंदर कितने हैं, 6 कार्बन एटम है। ठीक है, पहले हम 1 मॉलिक्यूल में लिखते हैं, फिर उस मास में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। तो हम लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन कार्बन एटम, ये देखें 6 कार्बन एटम है इसके अंदर, इज इक्वल टू 6। जब हमें एक क्वांटिटी की वैल्यू का पता हो, यानी हमें पता है कि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, अब हमने 10 की फाइंड आउट करनी है तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कहते हैं 50 है। बिल्कुल इसी तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम का हमें पता चल गया 6 है। अब हमने इतने मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट करने हैं तो हम लिखेंगे 3.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन कार्बन एटम। इन मॉलिक्यूल्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो इससे जो नंबर ऑफ एटम्स आए हैं कार्बन के वो कितने हैं, 2.1 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन के एटम फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले एक मॉलिक्यूल में बताना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम है, 12। ठीक है, अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम में, ये मॉलिक्यूल हर एक में आगे यूज़ करने हैं ये वाले। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन कार्बन एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 10⁻22। तो इससे जो हाइड्रोजन के एटम्स आए हैं वो कितने हैं, 4.2 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट हमने किसके कैलकुलेट करने हैं, ऑक्सीजन के। तो सिमिलरली बेटा हम क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन ऑक्सीजन एटम्स, कितने हैं, 6। अब कितने मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट करने हैं, ये जो आंसर आया था ना 10 ग्राम का, उतने मॉलिक्यूल में भी बताने हैं कि कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो लिखेंगे 3.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन ऑक्सीजन एटम्स। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आया है 2.1 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज। अब ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन। इट्स मोलर मास इज 62.1 ग्राम पर मोल। डिटर्मिन इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। बेटा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, आप इस पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमें परसेंटेज दी हुई है एलिमेंट की और हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। बेटा इसके लिए जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था एम्पिरिकल फार्मूला, तो उसमें आपको बताया था कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करते हैं। उसके लिए मेन आपने 4 स्टेप जहन में रखने होते हैं। हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन जो कि मोस्टली न्यूमेरिकल में गिवन होगी, ठीक है, यहाँ भी गिवन है, देखिए परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है कार्बन की जो मैस है। सेकंड आपने मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, ग्राम एटम्स मोल्स का ही दूसरा नाम है। थर्ड आपने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं,
जितने भी एलिमेंट्स के मोल्स होते हैं उनको उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है उस पर डिवाइड कर देते हैं। अगर तो वो होल नंबर होगा तो वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और अगर होल नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन में आंसर आता है, तो फिर आप उसे सूटेड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 4 स्टेप आपने जहन में रखने हैं, लेकिन यहाँ हमें 3 स्टेप की ज़रूरत है क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन तो दी हुई है। तो डाटा लिखते हैं जो गिवन है। परसेंटेज मैस ऑफ कार्बन ये आपको गिवन है 38.7 है। उसके बाद परसेंटेज मैस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है आपको, एंड परसेंटेज मैस ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है 51.6 ग्राम। उसके बाद आपको मोलर मैस भी गिवन है, आप ये भी लिख सकती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करने का कंप्लीट है, वो तो पहले ही परसेंटेज में दिया हुआ है। सेकंड स्टेप में आपने हर एक एलिमेंट के ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, यानी मोल्स फाइंड आउट करने हैं। और मोल्स का फार्मूला बार बार मैं आपको करवा रही हूँ, मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है मैस बाय मोलर मैस। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, हर एलिमेंट के फाइंड आउट करने हैं ना, कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन, जो कि परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है ये वाला 38.7 बाय इट्स मोलर मैस। कार्बन का मोलर मैस कितना होता है 12, तो इसमें हमारे पास मोल्स आ गया 3.225 ग्राम एटम्स या मोल्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन 9.7 है और इसका मोलर मैस 1.008 ग्राम पर मोल है। मोल्स आ गए इसके 9.6 ग्राम एटम्स या मोल्स। अब तीसरा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, उसके फाइंड आउट करेंगे ग्राम एटम। तो 51.6 बाय 16 ये गिवन मैस है, और 16 कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन का मोलर मैस, एटॉमिक मैस होता है। उसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3.225 ग्राम एटम्स। जब आपने ग्राम एटम्स फाइंड आउट कर लेने हैं तो नेक्स्ट क्या करना है, एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको रेशो में लिखा, उनके मोल्स को लिखा, ठीक है। और इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल हैं उन पे सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये देखें कि 1:3:1 आप ये डिवाइड करें ना तो ये रेशो बन आती है, ठीक है। अब ये देखें कि होल नंबर है, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी इशारिया में कोई वैल्यू नहीं है। और जब ये होल नंबर होगा तो वही इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन 1 है ना, C, हाइड्रोजन कितने हैं 3 तो H3, ऑक्सीजन कितना है 1 तो O, CH3O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, और n जो है वो किसके इक्वल होता है, अभी आपको फार्मूला भी लिख के दिखाती हूँ। वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला हमें मिल गया है ना, अब इसका मैस फाइंड आउट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मैस इज इक्वल टू कार्बन 1 ही है, एटॉमिक मैस इसका 12 होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 × 3, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है उसे, और 3 हाइड्रोजन है टोटल, 3 से मल्टीप्लाई किया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 31 ग्राम पर मोल। इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है या मोलर मैस है वो गिवन है 62.1, ये देखिए यहाँ पे गिवन था। अब हम इससे n कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी हो और मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड भी हो तो फिर आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस कितना है 62.1 बाय 31, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n हमारे पास 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला CH3O है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे C2 हो जाएगा और H6 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे 2। तो यूँ हमने इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अगेन आपको बता दूं, इस पे लिख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है तो इसके 80% चांसेस होते हैं आने के। क्वेश्चन नंबर 17 है,
सीरोटोनिन, इसका जो मोलर मास है वो 176 है। इज़ अ कंपाउंड दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स इन ब्रेन एंड मसल। इट हैज़ 68.2% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन एंड 9.08% ऑक्सीजन। डिटर्मिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 में एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप देखे। सबसे पहले परसेंटेज होती है जो कि यहाँ गिवन है, उसके बाद ग्राम एटम्स या मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैस बाय मोलर मैस फार्मूला लगाकर। उसके बाद एटॉमिक रेशो हम लगाते हैं, और एटॉमिक रेशो का अगर आंसर होल नंबर हो तो वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, अदरवाइज उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो गिवन डाटा है उसमें परसेंटेज मैस ऑफ कार्बन है 68.2 ग्राम, परसेंटेज मैस ऑफ हाइड्रोजन है, ये देखें 6.86%, परसेंटेज मैस ऑफ नाइट्रोजन है 15.09 ग्राम, और परसेंटेज मैस ऑफ ऑक्सीजन है 9.08 ग्राम। ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने इनके क्या निकालने हैं? ग्राम एटम्स या मोल्स, हर एलिमेंट के, कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के एंड ऑक्सीजन के सीक्वेंस से, ठीक है। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, वो हम कैसे निकालते हैं? मैस ऑफ कार्बन बाय एटॉमिक मैस, जो उस एलिमेंट का होगा। अब कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 12, उस पर डिवाइड किया तो इससे मोल्स आ गया 5 ग्राम एटम्स, मोल्स का ही दूसरा नाम है, 5.7 ग्राम एटम्स और मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन अब फाइंड आउट करने हैं। मैस ऑफ हाइड्रोजन लिखा 6.86 है, और इसका जो एटॉमिक मैस है वो 1.008 ग्राम पर मोल है। इस पर डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो 6.8 ग्राम एटम है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे बाय इसका एटॉमिक मैस 14 ग्राम पर मोल, तो इससे जो मोल्स आए हैं वो 1.07 ग्राम एटम्स हैं। अब लास्ट पे हमने किसके फाइंड आउट करने हैं? ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैस ऑफ ऑक्सीजन 9.08 है, बाय उसका जो एटॉमिक मैस होगा या मोलर मैस है 16, उस पर डिवाइड किया तो इससे आ गया 0.56 ग्राम एटम। अब सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, आपने हर एलिमेंट के ग्राम एटम फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है? एटॉमिक रेशो, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रेशो बनानी है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन सब के मोल्स लिख लेने हैं। कार्बन के 5.7 हैं, हाइड्रोजन के 6.8 मोल्स हैं, और नाइट्रोजन के 1.07 हैं, और ऑक्सीजन के 0.56 हैं। अब इन चारों में से जिसके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, यानी कम मोल है, अब यहाँ चारों में से किसके कम है? ऑक्सीजन के है ना, तो कम मोल्स पे चारों को डिवाइड कर देना है। 0.56 इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यूँ इससे जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर आया है वो 10, 12, 2 और 1 है। अब ये होल नंबर है। होल नंबर का मतलब कि कहीं इशारिया नहीं है, कहीं फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है ना, तो यही एम्पिरिकल फार्मूला है। बट हमने क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास n होना चाहिए। और n कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला C10H12N2O है। अब इसका मैस कैलकुलेट करते हैं, तो कार्बन जो है वो 12 इसका एटॉमिक मैस है, उसे 10 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले के अंदर 10 कार्बन है ना, 12 तो उसका एटॉमिक मैस है, 10 के साथ उसे मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 10 उसकी वो नंबर है, तादाद है। फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, उसे 12 से मल्टीप्लाई किया। नाइट्रोजन का 14 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये देखें 2 नाइट्रोजन है ना। ऑक्सीजन का 16 है, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यूँ 170 फिर इन सब का सम ले लेना है, इनको जमा कर लेना है, तो ये 176 ग्राम पर मोल इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ गया। अब हम n कैलकुलेट कर सकते हैं, और
सॉरी मोलर मैस भी दिया हुआ है, वो भी 176 है। ये देखें बिल्कुल स्टार्ट में मोलर मैस ऑफ कंपाउंड 176 वो लिख लिया। उसके बाद n कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मैस बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस, तो कितना आंसर आया है 1। अब याद रखना आपको, जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा रही थी तो उसमें भी आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें n की वैल्यू यूनिटी हो उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, ज़हन में आ गया कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें n की वैल्यू यूनिटी हो उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इट मीन हम 1 से मल्टीप्लाई उसे करें भी सही तो कितना आएगा C10H12 N2 और O, यानी सीरोटोनिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में आता होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। एन अननोन मेटल M react with sulfur to form a compound with the formula M2S3 if 3.12 gram of M react with exactly 2.88 gram of sulfur. What are the names of metal M and the compound M2S3? ठीक है, इसमें ये देखें बेटा कि हमें मैस गिवन है M का बट हमें M पता नहीं है कि क्या चीज़ है, और मैस गिवन है सल्फ़र का। अब आप ये भी जानते हैं कि सल्फ़र का मैस गिवन है तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जानने के लिए कि ये कौन सा कंपाउंड है इसके मोल्स जानना ज़रूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि एक चीज़ के अगर मोल गिवन हो तो हम दूसरी चीज़ के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मेरा एक वीडियो लेक्चर है स्टिक्योमेट्री, वो आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेटल M एंड द कंपाउंड M2S3। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहले गिवन डाटा में देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि एक अननोन मेटल M है, वो रिएक्ट करती है सल्फ़र के साथ और कंपाउंड बनता है M2S3, यानी हम वो रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक हो गया, हमने M लिखा प्लस S लिखा और M2S फिर इस इक्वेशन को बैलेंस किया। M2S बना है तो 2 उधर स्टार्ट में लगेगी M के साथ, और सल्फ़र के स्टार्ट में बिल्कुल क्या लगेगा 3 लगेगा। उसके बाद जो हमें गिवन है मैस ऑफ M गिवन है 3.12 ग्राम, मैस ऑफ सल्फ़र गिवन है 2.88 ग्राम। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि M भी बताएं क्या है और जो M2S3 बना है वो क्या है वो भी बताएं। तो इसके लिए हमें मोलर मैस ऑफ सल्फ़र, M का तो मोलर मैस हम नहीं ना ले सकते, हमें पता ही नहीं है M कौन सा एलिमेंट है। सल्फ़र का मोलर मैस तो हम लिख सकते हैं ना, हम लिखेंगे मोलर मैस ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। इसके नंबर ऑफ मोल्स अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैस हमें गिवन था और मोलर मैस हमने उसके फार्मूले से ले लिया है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इससे जो मोल्स आए हैं सल्फ़र के वो कितने हैं 0.09 मोल्स। अगेन आपको बेटा बता दूं कि अब एक चीज़ के मोल्स हमने ले लिए हैं, एक रिएक्टेंट के मोल हमें पता चल गए हैं, हम दूसरे रिएक्टेंट के मोल विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टिक्योमेट्री ने ये चीज़ें हमें बताई हैं कि अगर हमें एक चीज़ का मोल दिया हुआ तो हम दूसरे के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एक का मैस दिया हो तो दूसरे का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मोल मोल रिलेशनशिप जो है वो बहुत कॉमन है। अब हम इक्वेशन की मदद से M के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इट मीन हमने S और M को कंपेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब कोशिश करना कि जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना हो वो राइट साइड पे लिखें। ठीक है, तो S और M को कंपेयर करके हम M के मोल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन पे जाएंगे। सल्फ़र के 3 मोल हैं तो M के कितने मोल हैं इक्वेशन में 2। अगर सल्फ़र के 3 मोल्स हैं तो M के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। ठीक है, अगर सल्फ़र का 1 मोल हो तो M के कितने होंगे 2/3, क्योंकि 1 फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है,
तो अगर सल्फ़र के 1 मोल हों तो m के कितने होंगे 2/3। अब ये जो सल्फ़र के मोल्स गिवन है, पहले इक्वेशन की हेल्प से लिखना है और उसके बाद जो गिवन है ये वाले, अगर सल्फ़र के 0.09 मोल्स हैं तो m के कितने होंगे 2/3 इंटू 0.09। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो m के मोल्स हमारे पास आ गए कितने 0.06 मोल्स। अब बेटा नोट करें, आपको m के मैस गिवन है ना, m का मैस गिवन है या नहीं, ये देखें। उसके बाद मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए ये वाले। तो अब मोल्स वाला फार्मूला लगाते हुए हम मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, m का क्या होगा जो उसका एटॉमिक मैस होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ m इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। इसमें हमें मोल्स गिवन है, बल्कि हमने कैलकुलेट किए हैं, और मैस जो है ये हमें गिवन है। तो मोलर मैस हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इक्वेशन अरेंज करनी है। अब हमने क्या करेंगे, मोलर मैस इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा और नंबर ऑफ मोल इधर डिवाइड हो जाएंगे, इनकी आपस में जो जगह है वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगी कि नंबर ऑफ मोल। इक्वेशन को देखते हैं कैसे अरेंज किया, ये देखें। पहले वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, तो नंबर ऑफ मोल 0.06 हैं, मैस 3.12 है। अब मोलर मैस उधर जाएगा तो 0.06 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, इसकी जगह एक्सचेंज हुई है, ये उधर चला गया, 0.06 यहाँ पे आ गया। जब इसको बेटा डिवाइड किया तो आंसर आया 52 ग्राम पर मोल, जो कि क्रोमियम का एटॉमिक मैस है। इट मीन जो m है वो क्या है, क्रोमियम है। उन्होंने यही पूछा था ना m क्या है, तो m क्या है, क्रोमियम है, क्योंकि एटॉमिक मैस जो 52 है वो क्रोमियम का है। अब कंपाउंड तो सिंपली पता चल जाएगा कौन सा है, m2 की जगह क्या लिख लेंगे Cr2, और S3 कंपाउंड कौन सा है Cr2S3। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट है, टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं और इजी है, मुश्किल नहीं है। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बेटा इक्वेशन नोट कर लें, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब इस पार्ट में हमें मोल्स ऑफ ऑक्टेन गिवन है, ठीक है, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट करने हैं। तो बताएं ज़रा कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री। इसीलिए आपसे कहा था कि पहले वो लेक्चर आपने देखना है, ठीक है, स्टिक्योमेट्री वाला, कि अगर हमें एक चीज़ के मोल गिवन हो तो हम दूसरी चीज़ के मोल विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले ए पार्ट है उसके सोल्यूशन की तरफ। इसमें मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमें गिवन है, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, 4 मोल्स हैं, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट करने हैं। सिंपली हम इन दोनों में रेशो बना लेंगे। ठीक है, एक साइड पे क्या लिखेंगे, ऑक्टेन जिसका फार्मूला C8H8 है, और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन। और किसकी हेल्प से इसे सॉल्व करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आए। अब ऑक्टेन अगर 2 मोल्स हो तो ऑक्सीजन कितना है 25 मोल्स, ये इक्वेशन से पता चल रहा है। ठीक है, तो इधर लिख लेंगे ऑक्टेन 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन कितना है 25। फिर आपने पहले 1 मोल के कैलकुलेट करने होते हैं, उसके बाद ज़्यादा का पता चलेगा। अगर ये 1 मोल हो, ये हाफ हो गया ना, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 25/2 हो जाएंगे। और अब ये वाले मोल्स लिखें, अगर 4 मोल्स हों तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, 50 मोल्स। इजी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। उसमें वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। मोल्स ऑफ ऑक्टेन गिवन है, तो हम एक साइड पे ऑक्टेन लिखेंगे और दूसरी साइड पे हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू 1 मोल, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने फाइंड आउट करने हैं, और हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। ऑक्टेन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन में देखें, ऑक्टेन 2 मोल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 16 मोल्स। तो लिख लेते हैं,
ये 2 मोल्स हैं और ये 16 है। और अब अगर ये ऑक्टेन 1 मोल हो, ऑक्टेन हाफ हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 16/2 हो जाएगा। और अगर 1 के ही फाइंड आउट करने थे ना कि इसके कितने मोल्स होंगे, किसके फाइंड आउट करने हैं, फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन से कितने हो रहे हैं, 8 मोल्स। ठीक है, ये देखिए 1 मोल से हमने फाइंड आउट करने थे ना 1 से, तो 1 से कितना आ गया, 8 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सी पार्ट इसी क्वेश्चन का, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ 6 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब इसमें हमने मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं और मोल्स ऑफ ऑक्टेन गिवन है। अब कौन से दो मतलब कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे, ऑक्टेन और वाटर। फिर आपको बता रही हूँ जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना हो उसको राइट साइड पे लिखना। ठीक है, तो इसमें मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमें गिवन है इज इक्वल टू 6 मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करने हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने लिखा ऑक्टेन के मोल और वाटर के मोल, इनको कंपेयर करने जा रहे हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑक्टेन अगर 2 मोल्स हो, इक्वेशन पे देखेंगे ना इन दोनों का क्या रिलेशन है। ऑक्टेन अगर 2 मोल्स है तो वाटर कितना है, 18 मोल्स, तो हम क्या लिखेंगे 2 और 18। ठीक है, अगर ऑक्टेन अब 1 मोल हो तो फिर वाटर कितना होगा, हाफ हो जाएगा ना 18/2, क्योंकि वो हाफ हो गया, ये 18/2 हो जाएगा। अब कितने मोल्स में कैलकुलेट करने हैं, 6 मोल्स में, 6, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्टेन के 6 मोल, तो वाटर के कितने हो जाएंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 54 मोल्स। बेटा इसका सी पार्ट है जिसमें हमें 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। ये देखें, इफ़ दिस रिएक्शन इज यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। यानी हमने ऑक्सीजन का मैस कैलकुलेट करना है। सिंपली हम पहले मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर मैस इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड। अच्छा, यहाँ पहले डी वाले को इसको करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेते हैं। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 8 मोल और मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉरी, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 8 मोल्स। ठीक है, हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मोल्स को कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने से हमारे पास मोल्स आ जाएंगे और उससे हम फिर मैस कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन पे आए, कार्बन डाइऑक्साइड की कितने मोल्स हैं, 16, तो इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने हैं, 25। ठीक है, 16 और 25। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हो तो 16 पार्ट कम मतलब कम हो गया है ना, तो इसमें भी हम डिवाइड कर लेंगे 25/16 से। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल हों तो फिर ऑक्सीजन के कितने होंगे, हम लिखेंगे 25/16 इंटू 8 इज इक्वल टू 12.5 मोल्स ऑक्सीजन के आ गए। मोल्स हमने ये कैलकुलेट कर लिए। मोलर मैस हम ऑक्सीजन का खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि कितना है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या लिखेंगे 2, तो 32 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगाएंगे, मैस बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 12 हैं, मोलर मैस 32 है, ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यूँ हमारे पास मैस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा जो कि कितना है 400 ग्राम। अब बेटा इस वाले पार्ट को मैंने छोड़ दिया है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड, इस वाले को। ठीक है, कि अगर 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज होते हैं तो ऑक्टेन के कितने जो मैस है वो यूज़ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन को आपने कंपेयर करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स गिवन है ना 8, ऑक्टेन के साथ इसे कंपेयर करना है। अब एक चीज़ के मोल गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दूसरी के हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, ऑक्टेन के मोल्स आ जाएंगे, ऑक्टेन के मोलर मैस के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैस भी आ जाएगा। इसको आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।